होगा। पेशावर भूमाफिया संजय गुप्ता ऊपर तक चढ़ावा चढ़ाता है और जनपद कौशाम्बी के आला अधिकारियों को अपने जेब में रखता है। विवेचना अधिकारी विनय विक्रम सिंह थाना कोखरा जनपद कौशाम्बी द्वारा जानबूझकर पूरी तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर विधि विरुद्ध रिपोर्ट लगा दी है। पेशावर भूमाफिया संजय गुप्ता मेरी हत्या कराने के लिए बड़े बड़े शूटर लगा दिए हैं, किसी भी समय मेरी हत्या हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, मेरी और मेरे बेटे की जान को खतरा है। भरवारी की रहने वाली राज दुलारी केसरवानी एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है, लेकिन इस बार उनके प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों ने सिर्फ एक परिवार या एक संपत्ति विवाद को नहीं बल्कि पूरे कौशाम्बी की कानून व्यवस्था और राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज दुलारी ने पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता, सपा नेता कैलाश चंद केसरवानी समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। प्रार्थना पत्र में AK-47 और AK-56 जैसे हथियारों का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, आरोप लगाया गया है कि कौशाम्बी के कुछ अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और पूर्व भाजपा विधायक के प्रभाव में काम कर रहे हैं। क्या एक पूर्व विधायक का प्रभाव इतना बड़ा हो सकता है कि कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे? क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक संपत्ति विवाद है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक पूर्व भाजपा विधायक की राजनैतिक छवि और राजनैतिक भविष्य को खत्म करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें करीब 5 दशक पीछे जाना होगा, क्योंकि जिस मामले ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय तक दस्तक दे दी है उसकी जड़ में एक 3 मंजिला मकान और एक पुराना पारिवारिक संपत्ति विवाद। परिवार के मुखिया थे मोतीलाल केसरवानी। मोतीलाल केसरवानी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से उनके एक पुत्र हुए उमाशंकर केसरवानी। उमाशंकर केसरवानी की पत्नी है राज दुलारी केसरवानी, जो वर्तमान में इस पूरे विवाद को लेकर लगातार न्याय की मांग कर रही है। वहीं दूसरी पत्नी से मोतीलाल केसरवानी के 4 पुत्र हुए। राज दुलारी के अनुसार वर्ष 1970 में उनके पति उमाशंकर केसरवानी ने नीलामी के माध्यम से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर बाद में 3 मंजिला मकान का निर्माण कराया गया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उस समय परिवार संयुक्त था और पारिवारिक व्यवसाय भी पूरी तरह से संयुक्त था। यानी जिस संपत्ति को लेकर आज विवाद है उसके स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। राज दुलारी का कहना है कि 3 मंजिला मकान उनके पति की कमाई और उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर बना था, लेकिन दूसरी तरफ परिवार के अन्य सदस्यों का दावा है कि यह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा है। राज दुलारी के पति उमाशंकर केसरवानी का वर्ष 2004 में निधन हो गया। राज दुलारी का आरोप है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वर्ष 2005 में नगर पंचायत भरवारी के अभिलेखों में गलत तरीके से नाम दर्ज कर दिया गया और इसी के बाद इस संपत्ति पर उनका अधिकार प्रभावित हुआ। वर्तमान समय में जिस 3 मंजिला मकान को लेकर विवाद है उस पर उनके देवर का कब्जा बताया जाता है। हालांकि दूसरी तरफ परिवार के अन्य 4 भाइयों का कहना है कि उमाशंकर केसरवानी को भी हिस्से में अलग संपत्ति दी गई थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में ही बेच दिया था, इसलिए विवादित मकान पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। नवंबर 2025 में राज दुलारी केसरवानी पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। राज दुलारी ने मुख्यमंत्री को दिए गए प्रार्थना पत्र में इसी मकान और उससे जुड़े कथित अभिलेखीय विवाद का उल्लेख करते हुए न्याय की मांग की थी। राज दुलारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामले में कार्रवाई हुई और कोखराज थाने में सपा नेता कैलाश चंद केसरवानी, पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता, परिवार के कुछ सदस्यों समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इसके बावजूद विवाद समाप्त नहीं हुआ। राज दुलारी और उनके बेटे सुभाष लगातार यह कहते रहे कि उन्हें अब भी न्याय नहीं मिला है। यही वजह है कि हाल ही में राज दुलारी तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और एक बार फिर अपनी शिकायत उनके सामने रखी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। राज दुलारी जिन अभिलेखों में कथित हेरफेर की बात कर रही हैं वह वर्ष 2005 से जुड़ा हुआ मामला है। उस समय नगर पंचायत भरवारी के अध्यक्ष कैलाश चंद केसरवानी थे, जबकि पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता का नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच रहा। ऐसी स्थिति में यह सवाल भी उठता है कि वर्ष 2005 में हुए कथित अभिलेख
देखिए बदलाव और पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के बीच क्या कोई प्रत्यक्ष संबंध है। फिलहाल सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई स्पष्ट दस्तावेज या प्रमाण सामने नहीं आया है जो इस कथित हेरफेर को सीधे तौर पर संजय गुप्ता से जोड़ता हो। राज दुलारी केसरवानी ने मुख्यमंत्री को दिए गए अपने ताजा प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके बेटे सुभाष केसरवानी को जान का खतरा है। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस शूटर उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, राज दुलारी और उनके बेटे सुभाष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि कौशाम्बी जनपद के कुछ अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के प्रभाव में काम कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब यहीं से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर वास्तव में कौशाम्बी में AK-47 और AK-56 जैसे हथियार मौजूद हैं और ऐसे हथियारों से लैस शूटर सक्रिय हैं, तो यह केवल राज दुलारी के परिवार की सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे जिले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का विषय बन जाता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई जानकारी है? क्या इस तरह के आरोपों की जांच की गई, या फिर यह आरोप संभावित खतरे की आशंका के आधार पर लगाए गए हैं? इसी तरह अधिकारियों पर लगाए गए आरोप भी बेहद गंभीर हैं, क्योंकि किसी भी जिले में प्रशासन और पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठना अपने आप में बड़ी बात है। मामला प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचा है। ऐसे में क्या वास्तव में कौशाम्बी के कुछ अधिकारी किसी पूर्व विधायक के प्रभाव में काम कर सकते हैं? फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट उत्तर जांच और तथ्यों से ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि आरोप जितने गंभीर हैं उतनी ही गंभीरता से उनकी जांच भी होनी चाहिए। यदि आरोपों में सच्चाई है तो यह कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, और यदि आरोप निराधार हैं तो यह भी सामने आना चाहिए कि आखिर इतने बड़े आरोप लगातार क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो इन आरोपों को सही साबित करेंगे, या फिर एक राजनैतिक चेहरे का नाम बार बार सामने आने के पीछे कोई और बड़ी वजह है? क्योंकि राजनीति में आरोप केवल आरोप नहीं होते, कई बार आरोप किसी व्यक्ति की वर्षों की राजनीतिक पूंजी, सामाजिक प्रतिष्ठा और जनता के बीच बनी पहचान को भी खत्म कर देते हैं। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आते जा रहे हों, तब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर लगातार लगने वाले आरोपों को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह केवल एक संपत्ति विवाद है? क्या यह न्याय की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे राजनीति की कोई ऐसी परत छिपी है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है? इन सवालों का जवाब न राज दुलारी के आरोपों से मिलेगा, न संजय गुप्ता के समर्थकों के दावों से मिलेगा, बल्कि केवल निष्पक्ष जांच से मिलेगा। इसलिए अब निगाहें कौशाम्बी प्रशासन और जांच एजेंसियों पर टिकी हैं, क्योंकि अगर आरोप सही है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर आरोप गलत है तो वह भी उतनी ही मजबूती से जनता के बीच सामने आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार आरोपों को नहीं बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों को होता है।